हेलो बच्चों, आज का टॉपिक जो हम लोग लेने वाले हैं वो हीट ट्रांसफर है। पहले की तरह एक रिवीजन वीडियो है, यानी कि इसमें हमारी स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी। मैं चाहूँगा जल्दी जल्दी हम सारे कॉन्सेप्ट जो हीट ट्रांसफर के क्वेश्चंस हैं उसके कर ले, और सारे वो क्वेश्चन जो आज तक प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, चाहे जेई मेंस हो, एडवांस हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन या और उनके मेथड फॉर्मूले हम लोग घर से याद करके जाएंगे। तो ये टॉपिक ऐसा इजी है कि इसमें बड़े प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन ही आज तक बने हुए हैं। तो कोशिश करेंगे इसके सारे फॉर्मूले केसेस हमको ऑलरेडी याद रहे। लेट्स स्टार्ट। हीट ट्रांसफर में हम अपनी कहानी थर्मल कंडक्शन से स्टार्ट करेंगे। थर्मल कंडक्शन में अगर हमको एक रॉड, यूनिफॉर्म रॉड दिया, एक जैसा रॉड है, यहां से यहां तक मटेरियल एक जैसा है, उसका एक एंड हायर टेम्परेचर पे है, दूसरा एंड लोअर टेम्परेचर पे है। आपको भी आइडिया है कि हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर एंड टुवर्ड्स लोअर टेम्परेचर। थोड़ी देर तक जो बॉडी में हीट फ्लो होती है तो उसका टेम्परेचर बदलता है। थोड़ी देर के बाद इसमें एक थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी कि अगर दोनों एंड का टेम्परेचर हमने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है और उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, तो हायर से लोअर टेम्परेचर पे जाते हुए बीच वाले टेम्परेचर भी अपने आप एक यूनिफॉर्म स्टेट और एक वेरिएबल स्टेट, मतलब एक कांस्टेंट स्टेट अचीव कर लेते हैं। उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब एक मोमेंट के बाद अब बीच में जो भी रॉड के पॉइंट्स हैं उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ऐसा अचीव होने पर जब हायर एंड से हीट एंटर करती है और लोअर एंड से बाहर निकलती है, तो वही हीट बीच में भी ट्रैवल करते हुए जाती है। उसमें से कुछ भी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती। कब? जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाए। तो तब जो हीट फ्लो का फॉर्मूला है उसमें एक फॉर्मूला बनाया कि रेट ऑफ हीट फ्लो, यानी कि एक सेकेंड में कितना हीट एक एंड से एंटर करके दूसरे एंड तक जाएगा, उसका आंसर KA T1 माइनस T2 है। उसको मैंने रेट ऑफ हीट फ्लो भी बोला, पावर भी बोल दिया, ठीक है ना। तो पावर P भी लिखा है। अगर सोर्स किसी भी का कि भाई यहाँ पे P पावर का सोर्स अपनी सारी हीट इस रॉड को दे रहा है, तो आप समझ जाना कि उसी रेट से हीट फ्लो हो रहा है। KA T1 माइनस T2 बाय, ऐसा फॉर्मूला बना दिया। अब हमने बोला कि अगर यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म सिस्टम है, तो ऐसा बोलना है KA T1 माइनस T2 है, और ये ले लो कि T1 हायर टेम्परेचर है और T2 लोअर टेम्परेचर है। अगर उल्टा लिखा होगा तो टेम्परेचर हायर माइनस लोअर, क्योंकि आप इस आंसर को पॉजिटिव ही लेके चलोगे। लेकिन अगर कुछ भी वेरिएबल है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रॉड एक मटेरियल का ना हो, आगे चलने पर रॉड के मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो, ये पूरा एक जैसी प्रॉपर्टी वाला सिस्टम ना हो, या फिर इस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग जगह पर अलग अलग हो, ऐसा फ्रस्टम ऐसे खुलता जा रहा हो, यानी कि कोनिकल शेप में आगे बढ़ते हुए एरिया बढ़ रहा हो, या फिर पतला होता जा रहा हो। तो अगर एरिया या थर्मल कंडक्टिविटी में से कोई भी चीज लेंथ के साथ वेरिएबल होगी, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे वही रेट ऑफ हीट फ्लो इज KA dt by dx। मैंने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि वी आर मूविंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर एंड टू लोअर, तो हायर से लोअर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है लेंथ के साथ, इसलिए हमने माइनस साइन लगाया है। तो माइनस लगाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर में भी साइन सही बन के आएगा। अदरवाइज साइन उल्टा आएगा, मतलब हीट फ्लो का रेट नेगेटिव जैसा आने लगेगा, तो उसमें कुछ कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने माइनस यहां लगा दिया। KA माइनस dt by dx। K और A का वैल्यू वही लिख देंगे जो गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि वेरिएबल है तो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। पहले हम नॉर्मल बात कर लेते हैं। नॉर्मल मतलब एक जैसा रॉड है, पूरा आयरन का रॉड है, एक एंड को मैंने गर्म कर दिया, T टेम्परेचर पे 100 डिग्री पे रख दिया, दूसरा एंड 0 डिग्री पर है, तो 100 से 0 डिग्री के बीच में हीट फ्लो हो रहा है। कुछ इस तरह का एग्जांपल सोच के देखो। यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आइडेंटिकल टू ओम्स लॉ है। आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ओम्स लॉ याद होगा, V इज इक्वल टू आई आर। उसमें V पोटेंशियल डिफरेंस और I करंट, R रेजिस्टेंस होता था। बिल्कुल ऐसा ही यहां पर भी इमेजिन करो कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, और रेट ऑफ चार्ज फ्लो यानी करंट की जगह थर्मल करंट या रेट ऑफ हीट फ्लो आ रहा है। तो हमने थर्मल करंट I इंटू आर, I इंटू आर इज V की जगह टेम्परेचर डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल करंट, थर्मल करंट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो उसके कंपैरिजन में यह एनालॉजी थर्मल रेजिस्टेंस है। अगर उस तरह से बना ले तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। देखो T1 माइनस T2, ये अपॉन इसको नीचे भेज दिया, तो KA नीचे हो गया, L ऊपर हो गया, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R वाला टर्म हो जाएगा L बाय KA।
एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, के है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी। ये एक्चुअली थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बिल्कुल आइडेंटिकल है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में फॉर्मूला बनता था रो एल बाई ए, और वहां पे रो क्या होता था, वहां पे रो होता था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, और यहां पे के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो सर उसमें तो रो ऊपर यानी न्यूमरेटर में था, और यहां पे तो के डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी एकदम अपोजिट है ना, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यहां रेजिस्टिविटी है, वो कंडक्टिविटी। अगर यहां पे थर्मल रेजिस्टिविटी दे दे तो रो एल बाई ए इसका भी रेजिस्टेंस का आंसर हो जाएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का एनालॉजी बन गया है यहां, तो क्या इसकी सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जैसी है जैसे मेन प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में थी। अगर 2-3 वायर एक के बाद एक यानी सीरीज में जोड़ दो तो सारे रेजिस्टेंस को ऐड करने के लिए आर इफेक्टिव का फॉर्मूला R1 + R2। अगर सबको एक के नीचे एक पैरेलल कनेक्ट कर दो एंड टू एंड एंड टू एंड एंड टू एंड, तो आर इफेक्टिव का फॉर्मूले में 1/R इफेक्टिव इज 1/R1 + 1/R2। तो उसी तरह के केसेस यहां पर भी काम करेंगे। हमने एक ऐसा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, मैंने लिखा लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज और कैन बी केप्ट इन पैरेलल। एक डायग्राम मैंने बनाया कि एक रॉड जहां पे एंड हुआ उसके आगे ही दूसरा रॉड लगा दिया, तो रॉड के आगे रॉड यानी सीरीज हो गया। सीरीज में आर इफेक्टिव इज R1 + R2, इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है, यहां पर भी ऐसे ही करना है। तो आपको अगर ओम्स लॉ पता है और उसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं तो आपको यहां पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, और वो अगर उतने क्लियर नहीं है तो यहां पे थोड़ी सी मेहनत करोगे उसके भी रिवीजन हो जाएंगे। तो ये चैप्टर बड़ा वर्सेटाइल है। अभी देखो इसके फॉर्मूले कई और रिजल्ट्स को भी इंटरप्रेट करते हैं। देखिए हमने यहां पे लिख दिया आर इफेक्टिव इज R1 + R2, ये हमारा एक रिजल्ट हो गया। फिर मैंने ये जो दो रॉड हैं, अगर मैं इन दो रॉड्स को हटा के इसी शेप और साइज का एक रॉड लगा दूं, अब बताओ अगर इसको पूरा रिप्लेस करना है तो एक रॉड मैंने लिखा L1 + L2 का और उसका कांस्टेंट लिखा K इफेक्टिव एरिया A। तो जैसे दो रॉड को हटा के अगर एक रॉड से रिप्लेस करेंगे तो एक रॉड का K1 है और दूसरे का कंडक्टिविटी K2 है, तो दोनों का इफेक्टिव कंडक्टिविटी सिस्टम में क्या बनेगा, तो टू गेट सेम रेजिस्टेंस। तो एक फॉर्मूला ये मैंने बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। क्या किया हमने, आर इफेक्टिव का जो वैल्यू है वो R1 + R2 तो लिखा, और इसी आर इफेक्टिव को हमने लिख दिया L/KA। पहले तो यही याद करना, L/KA। तो आर इफेक्टिव की जगह L/KA लिख के मैंने खटखट सॉल्व किया तो K इफेक्टिव आंसर आ गया। मतलब अगर एक रॉड K1 का, एक K2 का, एक K3 का बोला जाए, इस सिस्टम को रिप्लेस करके इसका K इफेक्टिव बताओ, यानी अगर 3 रॉड को हटा के एक रॉड लगाए तो उसका अकेला कंडक्टिविटी कितना होगा जिससे उसका अकेले का रेजिस्टेंस इन 3 रॉड के सीरीज के कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाए। तो ऐसा करने से ये फॉर्मूला बना। अगर ये लेंथ 3 रॉड्स होते तो L1 + L2 + L3 अपॉन L1/K1 + L2/K2 + L3/K3। ये बिल्कुल इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला जो कैपेसिटर में आप पढ़ चुके। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपने कैपेसिटर वाला चैप्टर पढ़ा होगा। अगर उस कैपेसिटर के चैप्टर में हम लोग दो प्लेट्स के बीच में ऐसे सीरीज में स्लैब्स रख दें, सीरीज में ये प्लेट है, यहां पे ये स्लैब्स हैं, और ये पूरा स्लैब का एक थिकनेस T1 का स्लैब है, एक T2 का है और एक T3 का है, जिसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 है। अब बोला जाए बताओ इस स्लैब के 3 स्लैब का इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, सेम फॉर्मूला, K इफेक्टिव इज T1 + T2 + T3 अपॉन T1/K1 + T2/K2 + T। तो L की जगह T लिख देंगे, वहां थिकनेस है, यहां पे लेंथ ले रहे हैं, है ना, सिंबल में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और याद कराया कि अगर L1 L2, क्योंकि मैंने जहां तक देखा कई बार सवाल जो पूछे गए उसमें दोनों स्लैब एक जैसे दे देते हैं, पहले सीरीज में रख देते हैं फिर पैरेलल में रख देते हैं, एक जैसे मतलब शेप और साइज में एक जैसे होंगे बट कांस्टेंट अलग अलग होंगे, एक का कांस्टेंट K1 होगा, एक का K2 होगा। बहुत सिंपल रखना है, अलग अलग दो कांस्टेंट K1 K2 दे दिए और दोनों का शेप बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो आंसर K इफेक्टिव हो जाएगा। L1 L2 मैंने बराबर कर दिया 2K1 K2 अपॉन K, ये याद करके जाते, ये भी ये याद करोगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी याद हो जाएगा। तो दो में से एक सवाल हर बार पेपर में आ जाता है, तो या तो ये लग जाएगा या कैपेसिटर में लग जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा इसी केस में ही। ठीक है, आगे और भी रिजल्ट्स हैं,
ये के इफेक्टिव का आंसर भी याद करके जाना। कंपैरिजन पे सवाल पूछते हैं। एक इसका एग्जांपल मैंने करा है नीचे। मान लीजिए दो रॉड्स मैंने लगा दिए, एक K1 और एक K2 का। K1 के लेफ्ट में टेम्परेचर T1 हायर टेम्परेचर है और सबसे आखिरी में टेम्परेचर T2 है। तो बीच में कितना टेम्परेचर है, क्वेश्चन पूछा जंक्शन का टेम्परेचर बता। तो आपको पता है कि अगर बाकी सरफेस एकदम थर्मली इंसुलेटेड कर दी ऐसे साइड साइड में, तो जितना हीट इधर से एंटर करेगा उतना ही हीट उधर से बाहर जाएगा, यानी बीच में से भी सेम हीट जाएगा। तो मैंने बोला पहले रॉड में जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वही दूसरे रॉड में रेट ऑफ हीट फ्लो है। ये हमने सीरीज में ऑलरेडी करा हुआ है, तो हम सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं। तो रेट ऑफ हीट फ्लो यानी dQ/dt दोनों का सेम कर दिया। पहले रॉड में टेम्परेचर T1 से T है, तो KA T1 माइनस T2 अपॉन L, KA T1 माइनस T2 अपॉन L। ऐसे दोनों रिजल्ट्स को मैंने कंपेयर कर दिया और उसको सॉल्व किया। तो हमारे टेम्परेचर का, जहां पे ये ऐसा स्टार बना दे रहा हूं, समझो कि फॉर्मूला याद करना है। ये सवाल भी 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये सीरीज में जंक्शन का टेम्परेचर याद करके जाना है। देखो इसमें याद करना भी आसान है, ये K2 L2 ऊपर जाएगा तो K1 के साथ L2 आ जाएगा, लेकिन T1 सही रहेगा। देखो K1 के साथ T1 है लेकिन L2 आ गया, K1 L2 T1 K2 L1 T2। तो यहां पे L2 और यहां पे L1 मल्टीप्लाई हुआ है, इसकी वजह से K1 L2 T1 K2 L1 T। और इस T में भी K1 L2 T K1 L2 T और K2 L1 K2 और L1 यहां से गया K2 L1 T। तो K और L अब दो अलग अलग वाले हैं, T सेम वाला है, K1 L2 T1 K2 L1 T2 और फिर K1 L2 K2 L नीचे। ये एक बहुत बढ़िया रिजल्ट है जो याद करके जाइए। फिर हमने बोला अगर थर्मल रेजिस्टेंस यानी पैरेलल में लगा दें। अब पैरेलल में डायग्राम कैसे दिखेगा, ये एक थर्मल ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है। इधर पूरे जगह का टेम्परेचर T1 कर दिया, इस पूरे जगह का टेम्परेचर T2 कर दिया। बट ये K1 का है, इसका एरिया A1 है, ये K2 है, इसका एरिया A2 है, दोनों का लेंथ सेम है, ये हमने मान लिया। तो R इफेक्टिव तो हमें पता है ऐसे सॉल्व होता है, लेकिन K इफेक्टिव का आंसर याद करके जाना है K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। ये R इफेक्टिव से ही सॉल्व कर दिया। और अगर A1 A2 भी बराबर है यानी कि ये दोनों आइडेंटिकल स्लैब्स हैं, तो K1 प्लस K2/2। बहुत सिंपल एग्जांपल है, तुरंत याद हो जाता है और याद करके जाना है। इसका एग्जांपल समझो। मान लीजिए एक सिलेंडर है, कोएक्सियल सिलेंडर बोलते हैं इसको, यानी इसमें दो सिलेंडर्स हैं। एक सिलेंडर का रेडियस R है, जबकि दूसरे सिलेंडर का इनर रेडियस R और आउटर रेडियस 2R है। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे साइड से यानी क्रॉस सेक्शन एरिया से देखूं तो मुझे दो अलग अलग रेडियस के सर्कल दिखेंगे। एक सर्कल रेडियस R का दिखेगा और दूसरा R से 2R का दिखेगा। ये 2R रेडियस है, यहां पे एक अलग सर्कल है ये। तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया में अंदर वाले का कांस्टेंट K1 और बाहर वाले का कांस्टेंट K2 है। अब अगर इस क्वेश्चन में मुझे पूछा जाए कि बताइए इसका इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, यहां पर मैंने टेम्परेचर T1 और यहां पर टेम्परेचर T2 कर दिया। तो आप बोलेंगे भाई देखो हीट T1 से T2 फ्लो करेगा, या तो बाहर वाले K2 वाले मटेरियल से फ्लो करेगा या K1 वाले से, लेकिन दोनों के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब दो रेजिस्टेंस आ जाते हैं तो उसका K इफेक्टिव का फॉर्मूला K1 A1। अब क्योंकि ये जो अंदर वाला एरिया है इसको मैंने पाई R स्क्वायर बोला, तो बाहर वाला एरिया पाई 2R का स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, क्योंकि पूरे बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल तो K1 का है, तो इतनी जगह पर तो K2 है ही नहीं, तो K2 के पूरा ये जो आउटर सर्कल है उसमें से K1 के सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो 3 पाई R स्क्वायर हो जाएगा A2। तो A1 पाई R स्क्वायर, A2 3 पाई R स्क्वायर, यानी कि K इफेक्टिव का आंसर लिखे तो K1 इंटू A प्लस K2 इंटू 3A अपॉन A प्लस 3A। आंसर आया K इफेक्टिव इज K1 प्लस 3K2/4।
क्या ये r और 2r रेडियस के हो सकते हैं? नहीं भाई, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पैरेलल अगर एक टेम्परेचर T1 से T2, T1 से T2 सभी के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल दिखे तो हम समझ जाएंगे कि ये वाला फॉर्मूला लगाना पैरेलल वाला K1 A1 K2 A2 अपॉन K1 A1 प्लस A2। बहुत सिंपल केस है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और आप इसको पॉज करके जो भी मैंने लिखा है उसको आप थोड़ा आगे पीछे बढ़ा के वीडियो को और नोट भी करते जाए सारे रिजल्ट्स। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। इससे पहले हमने सीरीज का फॉर्मूला करा, तो सीरीज और पैरेलल दोनों के फॉर्मूले आप अच्छे से याद करके जाइएगा। एक क्वेश्चन इसमें मिलने का चांस बहुत ज्यादा है। मेंस, नीट और एडवांस तीनों में इसका सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा